हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जो रीजंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर हमें रीजंस देकर उन चीजों को समझाना होता है कि ऐसा वहां पर क्यों हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन चैप्टर से। तो मैं आपके लिए बेस्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ला रहा हूं, और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो अगर ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपको जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद केआई। आपने रिएक्शन देखा होगा कि इस चैप्टर में अगर जब हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स करते हैं तो एक प्रिपरेशन जो हमारे पास आता है वो आता है फ्रॉम अल्कोहल। और अगर अल्कोहल से अगर हमें हैलो एल्केन्स बनाना होता है तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक रास्ता ये भी होता है। बट ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ आप केआई लेते हैं और उसके साथ फिर आप यहाँ पर H2SO4 का यूज करते हैं तो ये रिएक्शन से आपको हैलो एल्केन्स नहीं मिल पाएगा। मतलब ये मना कर रहा है, ये चीज नहीं करने को कह रहा है कि हम सोच रहे हैं कि अब यहां से हमें RI मिल जाएगा, तो वो मना कर रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उसका रीजन क्या होगा कि भाई H2SO4 के आने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं हाइड्रो एल्केन बन पा रहा है। तो उसका रीजन होता है कि ये जो H2SO4 होता है, ध्यान से देखिए, आंसर लिखना होगा कि H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए, जब हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो हमारे आंसर एकदम परफेक्ट होने चाहिए। जो कीवर्ड्स होते हैं उस आंसर्स के अंदर वो टीचर को चाहिए होते हैं। तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या लिख दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, केआई को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्योंकि अब देखिए यहां पर रिएक्शन होना कैसे चाहिए था कि इस OH को रिप्लेस करेगा कौन, I-, यानी कि KI से I- बनना चाहिए था और उससे RI बनता है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। लेकिन अब H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये H2SO4 जब KI के साथ रिएक्ट करता है तो ये पहले बनाता है एक प्रोडक्ट। पहले यहाँ पे बनता है HI और साथ में बनता है यहाँ पर KHSO4, और उसके बाद ये जो HI बनता है इसके साथ ये फर्दर उसको रिएक्ट करने के बाद इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और वाटर। यानी कि हुआ क्या कि जो KI को I- देना था वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि KI ने KI को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर I2 में कन्वर्ट कर दिया, और ये I2 अब ROH को रिप्लेस, मतलब अल्कोहल में जाके OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी नीड I-, हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए था और I2 इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपने बस पहले ही लिखना है कि H2O4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिएक्शन लिखकर आप बता सकते हैं कि जो हमें I- चाहिए था, हमें आयोडाइड आयन चाहिए था जाकि वो OH को रिप्लेस करके उसको हैलो एल्केन में बदल पाता, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि उस H2SO4 ने उस KI को किस में कन्वर्ट कर दिया, I2 में ऑक्सीडाइज करके। लेकिन एक बार क्वेश्चन एग्जाम में यही था, बट पूछा गया था कि अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्शन हो, मैं चाहता हूं कि रिएक्शन हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर आपको आंसर देना चाहिए कि हम अगर चाहते हैं ये रिएक्शन हो तो आप यूज करें H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि H3PO4 उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो वो वहां पर रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो वहां पर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि H2SO4 ना यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं, H3PO4। और अगर हम H3PO4 के साथ ही रिएक्शन करेंगे तो हमें फिर बढ़िया RI मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि H2SO4 ना यूज करके क्या यूज करना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं H3PO4 यूज करना चाहिए। चलिए बच्चे, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें बच्चे यहां पर, तो देखिए क्या दिया हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप आते हैं तो पूछ रहा है कि डायपोल मूवमेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए, हाँ जी, ये आपसे पूछ रहा है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मूवमेंट होती है वो कम होती है किससे, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड से। तो ये भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायपोल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, कि डायपोल मूवमेंट अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर कैसे काम करते हैं। आइए देखिए। अब तो पहले तो हम दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हम इस क्वेश्चन के आंसर को समझा पाएंगे। तो अगर हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाएं किसका, पहले
क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बच्चे कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन लेंगे और उसके ऊपर क्लोरीन लगा देंगे, दिस इज क्लोरोबेंजीन। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मतलब साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे और फिर उस पर क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है भाई, एक एरोमेटिक है और एक जो है अलाइसाइक्लिक है। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन और ये आ गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब आपने टीचर को क्या बात बतानी है कि भाई इसका डेवलपमेंट कम कैसे हो गया। तो देखिए डेवलपमेंट का फॉर्मूला अगर आप दिमाग में लाएं तो वो होता है Q इंटू डी। लेकिन इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कैसे करना है, देखिए आपने ये जो Q की वैल्यू होती है बच्चे, ये पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि पोलैरिटी किसका, CCl यानी CCl बॉन्ड, जो CCl बॉन्ड होगा C और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का, वो कितना ज्यादा पोलर है। क्योंकि जितना ज्यादा ये पोलर होगा उतना ज्यादा Q बढ़ता जाएगा। और जो डी पार्ट है वो डिपेंड करता है आपके बॉन्ड लेंथ पर। लेकिन किसकी बॉन्ड लेंथ लेना है, फिर से आपको बॉन्ड लेंथ लेना है CCl बॉन्ड का ही। तो अगर ये दो वैल्यूज के ऊपर आप काम करते हैं, एक तो CCl बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है और दूसरा CCl का बॉन्ड लेंथ कहां पर कैसा है, तो उससे आप डेवलपमेंट बता सकते हैं। तो देखिए बच्चे अब यहां पर होता यह है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, अभी मैंने ऐसे बनाया, बट आपको पता होगा कि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको 3 पाई बॉन्ड के थ्रू बनाएंगे, देखिए, और जब क्लोरोबेंजीन का आप रेजोनेंस बनाते हैं, देखिए पहला चीज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सबसे पहले चलो हम पोलैरिटी की बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, इसने 3 सिग्मा बना रखे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होता है, सॉरी, वो होता है ये वाला जो कार्बन है sp2, ये sp2 वाला जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये मोर क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और यहां पर अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए चारों दिशाओं में, तो उसकी वजह से ये sp3 वाला होता है। और sp3 वाला जो कार्बन एटम होता है मेरे भाई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पहला रीजन आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देना है कि भाई इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है क्लोरोबेंजीन में, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 वाले से। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फर्क क्या पड़ेगा, देखिए अब क्लोरीन क्या, क्लोरीन की तो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, बिकॉज क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन तो चाह रहा है कि भैया मैं यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचना चाह रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो ये देखेगा कि नीचे जो कार्बन है वो भी काफी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके बैठा हुआ है, तो ये कार्बन उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगा। जितना आसानी से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन खींच सकता है, क्योंकि ये कार्बन sp3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा आसान है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा आसानी से खींच लेगा तो इस पे बढ़िया से डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। लेकिन वो चार्ज यहां भी क्रिएट होगा, लेकिन वो उतना अच्छा क्रिएट नहीं होगा जितना कि कहां हो रहा था, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में, क्योंकि वहां पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचना उसी कार्बन से थोड़ा क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जितना अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में आ सकता है, उतना ज्यादा अच्छा CCl बॉन्ड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्लोरोबेंजीन में नहीं आ पाता है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड हो जाता है आपका लेस पोलर। ठीक है, तो पहली चीज आपको पोलैरिटी को बताना है। और यहां पर क्योंकि CCl बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचे जा सकते हैं, तो इसका जो CCl बॉन्ड होता है वो याद रखना होता है मोल पोलर। तो बताओ पोलैरिटी में कौन जीता, पोलैरिटी में जीत गया सर साइक्लोहेक्साइल, ये हार गया, इसकी पोलैरिटी कम है। तो पहला रीजन आपने देना होता है कि इन क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड जो होता है वो होता है लेस पोलर। क्यों लेस पोलर होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा रीजन जो यहां पर जाता है, दूसरा रीजन जो जाता है वो जाता है बॉन्ड लेंथ। अब देखिए क्योंकि क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस बना सकता है, तो रेजोनेंस जब ये बनाएगा, देखिए अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, तो जब ये रेजोनेंस क्रिएट करेगा तो अपने लोन पर यहाँ शिफ्ट करेगा ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। आपको याद होगा क्लोरोबेंजीन में प्लस आर इफेक्ट होता है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होगा तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पर एज इट इज रहेंगे। तो आपने देखा कि इस रेजोनेंस के होने की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड आ गया,
तो सीसीएल बॉन्ड के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा रेजोनेंस यहाँ नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे टोटली कैसा बॉन्ड है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्डिंग में कभी रेजोनेंस नहीं होता है। तो अगला रीजन आपने ये देना है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ध्यान से सुनिए, ड्यू टू रेजोनेंस सीसीएल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, CCl bond in chlorobenzene has double bond character। इसके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। देखिए है ना, CCl बॉन्ड के पास कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सो इट्स बॉन्ड लेंथ, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इसी वजह से देखिए अब दोनों चीजों में ये हार रहा है। इसका पोलैरिटी भी कम है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, और दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड आने की वजह से रेजोनेंस जो मैंने आपको बताया, इसके और भी रेजोनेंस बनते हैं बट हमारा काम इसी से चल गया। तो रेजोनेंस होने की वजह से प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से कौन सा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, प्लस आर। तो प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से सीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी आ गया। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों की वजह से, एक तो ये बॉन्ड लेंथ में भी कम हो गया और इसकी पोलैरिटी भी कम हो गई, तो इसी वजह से क्लोरोबेंजीन की डायपोल मूवमेंट कम हो जाती है। ठीक है, तो दो रीजन देना, एक पोलैरिटी का और दूसरा बॉन्ड लेंथ का। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ वो दिया है कि अल्काइल हैलाइड पोलर नेचर दिखाने के बावजूद भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर कि ये पोलर नेचर है। अब बच्चा सोचता है कि पोलर तो पोलर में सोलेबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि वाटर भी पोलर है। तो लेकिन ये पोलर नेचर रखने के बावजूद भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीजन हमें टीचर को समझाना होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इसका रीजन कई बुक में तो ये भी लिखा हुआ है, सिंपल सी बात, कि भैया ये पोलर नेचर इसलिए यहाँ पर अगर आ रहा है लेकिन फिर भी पानी में घुल नहीं रहा, तो कई बुक में लिख दिया गया है कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, और पानी के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं क्रिएट कर पा रहा तो उसकी वजह से वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका जो सही रीजन है वो आप ये दे सकते हैं। देखिए अब देखिए, अगर ये मैं एक हैलो एल्केन ले लूं और ये मैं दूसरा हैलो एल्केन ले लूं, तो इसके पास क्लोरीन मतलब हैलोजन कोई सा भी ले लो, लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसके पास आएगी डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, ऐसे यहाँ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सी इंटरेक्शन हो जाती है मेरे दोस्त, डायपोल डायपोल, क्योंकि दोनों पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। इधर मैं अगर पानी ले लेता हूँ, देखिए पानी कुछ ऐसा दिखता है ना, ये पानी का दो मॉलिक्यूल्स मैं लेके समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होती है हाइड्रोजन से, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं कहते, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो पानी से पानी का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, और आरएक्स का आरएक्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो किसकी है, डायपोल डायपोल। लेकिन होता क्या है कि जब इसको इसमें डिसॉल्व होना होगा तो फिर भाई इस आरएक्स को बॉन्ड बनाना पड़ेगा किसके साथ, वाटर के साथ, है ना भाई, वाटर के साथ बॉन्ड करेंगे इस तरह से, तो ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा, और ये डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, है ना भाई। अब यहां पर अगर बॉन्ड क्रिएट होगा, देखो भाई, अगर यहां बॉन्ड क्रिएट होगा, इधर बॉन्ड बनेगा, तभी तो ये पानी के अंदर जाके आरएक्स डिसॉल्व हो पाएगा। लेकिन होता ये है कि ये जो बॉन्डिंग बनती है ये काफी वीक होती है। देखिए अब जो न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो न्यू बॉन्ड बन रहा है मेरे भाई, ये काफी वीक बन रहा है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, याद रखिए, मतलब अट्रैक्शन कह लीजिए, बॉन्ड तो नहीं कहेंगे, ये काफी ज्यादा वीक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। और पहले जो इनके बॉन्ड्स होते हैं वो उसके मुकाबले काफी स्ट्रांग होते हैं। आरएक्स का आरएस के साथ जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे भी काफी स्ट्रांग है। और ऊपर से जो यहाँ पर जब नया बॉन्ड बनता है तो देखिए एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी इतना कह सकते हैं सफिशिएंट भी नहीं होता कि उनके वो पुराने स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो देखिए अगर आप बहुत सिंपल भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख दो कि भैया इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पा रही आरएक्स और वाटर में, तो पानी में नहीं घुल रहा। लेकिन अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं तो फिर आप ये लिखिए कि जब आरएक्स पानी के साथ बॉन्ड बनाता है तो देन देयर इज नो एनफ एनर्जी इज रिलीज्ड सो दैट द ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड थे बिटवीन आरएक्स एंड आरएक्स और वाटर एंड वाटर, इट विल नॉट ब्रेक, वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो ब्रेक होंगे तभी तो नया बॉन्ड बनेंगे। तो आप खुद सोचिए, कोई चीज पहले से स्ट्रांग बॉन्ड जुड़ी हुई है, वो क्यों अपने स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड बनाना चाहेगी भाई, जहां पर उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली।
तो क्यों घुलेगा उसके अंदर? तो ये रीजन होता है कि आप बॉन्डिंग जो बनता है वो पुरानी वाली बॉन्डिंग से वीक बॉन्डिंग बनाता है ये, और इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो इसी वजह से ये पोलर नेचर दिखाने के बावजूद भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये रीजन आपने इसमें देना होगा। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि ग्रिंगार्ड रिएजेंट शुड प्रिपेयर अंडर इनहाइड्रस कंडीशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से कि इन हाइड्रस कंडीशंस के अंदर ही हमें ग्रिंगार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना होता है। अब ग्रिंगार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो होता है RMgX। ठीक है, ग्रिंगार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। तो RMgX को जब हमें प्रिपेयर करना होता है तो हम क्या रिएक्शन करते हैं, याद है? हम ये रिएक्शन करते हैं, हम हेलो एल्केन लेते हैं RX और उसको Mg से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और उसके बाद ये प्रिपेयर बना के बनाता है RMgX। तो ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनहाइड्रस कंडीशन है, देखिए ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि अगर बाई चांस वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, यानी कि किसी भी तरीके से वहां पर पानी अगर पिक्चर में आ जाता है, इनहाइड्रस की जगह मॉइस्चर कंडीशन हो जाती है, तो ये RMgX पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। और रिएक्शन होता कैसे है, देखिए पानी आपको क्या देगा, पानी आपको देगा भाई H+ और OH-, और यहां पर R पे कैसा चार्ज होगा, प्लस, और सॉरी माइनस, और मैग्नीशियम पे प्लस होगा। तो R- और H का आपस में रिएक्शन हो जाता है, देखिए इन दोनों के बीच में, तो ये बना लेते हैं RH और ये बन जाता है इधर RH, और MgOHX बाहर हो जाता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो RH बनने से अब देखिए क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। तो जो हम चाह रहे थे कि ग्रिंगार्ड रिएजेंट बना रहे वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ग्रिंगार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हमने किया वो ग्रिंगार्ड रिएजेंट पानी के साथ रिएक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है कि अगर इनहाइड्रस कंडीशन नहीं होंगी तो फिर आपका जो ग्रिंगार्ड रिएजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना लेता है। ये रिएक्शन लिख दीजिए और साथ में थोड़ा थ्योरी लिख दीजिए। तो इसी वजह से हम उसको हमेशा इनहाइड्रस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, रीजनिंग क्वेश्चन काफी सारे हैं लेकिन मेरे पास बेस्ट 10-12 क्वेश्चन है। अगर आप ये ढंग से करके जाते हैं तो आपको जरूर एग्जाम में इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए अराइल हैलाइड का मतलब हेलोरीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक क्लोरोबेंजीन। तो आप तरीके से यही पूछा जा रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाता। जैसे कि अगर हमने देखा नॉर्मल अगर आप हेलोएल्केन्स लेते हैं तो मैंने लिया RX और इसके सामने अगर मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल रखता हूं तो वो न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस कर देता है और आराम से NiOI बन जाता है और X- बाहर हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से सब्स्टिट्यूट कर पाता है आपके X को। लेकिन यही चीज अगर आप क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन मैं ले लूं बिकॉज फॉर एग्जांपल हम समझना चाह रहे हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन के साथ अगर मैं न्यूक्लियोफाइल रख दूं तो वो रिएक्शन जो हो रहे हैं, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा कि रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा रिएक्टिव है इन रिएक्शंस को लेकर और ये उसके मुकाबले में काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव है इन रिएक्शंस को लेकर। तो इसकी रिएक्टिविटी कम कैसे हो गई वो हमें समझाना है। तो देखिए इसमें दो रीजन आते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप इसमें न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएं तो जैसे SN1 मैकेनिज्म अगर आपने देखा हो तो वहां पर ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाता है तो R पे प्लस चार्ज आता है जिसको हम कहते हैं कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से फिर आगे वो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकटायन पे अटैक करता था और फिर आपका बन जाता था जो भी प्रोडक्ट है। अब अगर वैसा ही कार्बोकटायन में यहां बनाने की कोशिश करूं कि मैंने इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच के भाग गया तो आपका जो बेंजीन रिंग बनेगी और उसके ऊपर फिर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो आपको नाम देते हैं इसको देते हैं फिनाइल कटायन। तो याद रखिए अब यहां पर अगर मैं SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता हूं तो फिनाइल कटायन बनेगा और फिनाइल कटायन स्टेबलाइज नहीं है, ये काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकटायंस बनते हैं वो किसी न किसी हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो पहला रीजन आपने ये देना है कि यहाँ पर अगर फिनाइल कटायन बन जाए तो वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता, इट इज नॉट सेल्फ स्टेबलाइज्ड। तो पहला रीजन दीजिए अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। दूसरा रीजन जो आप यहाँ पे दे सकते हैं वो क्या है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन प्लस आर इफेक्ट भी दिखाता है। अब जैसे देखिए क्लोरोबेंजीन अगर प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा
यानी कि ये अपने क्लोरीन अपने लोन पेयर को नीचे डोनेट करेगा, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज घूमेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर जिन बच्चों ने इसके रेजोनेंस बनाए हैं तो आप देखिए, जब इसके रेजोनेंस हम बनाते हैं तो वहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज घूमता है, यानी कि बेंजीन को ये काफी ज्यादा एक्टिवेट करता है। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? प्लस आर। तो प्लस आर होने की वजह से यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब इलेक्ट्रो डेंसिटी अगर बढ़ जाती है, सोचिए कि इस बेंजीन रिंग पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें अगर मतलब सॉरी काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया है और जो चीज उस पर अटैक करना जा रहा है, अब इस बेंजीन रिंग पे अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, जो कि खुद में भी नेगेटिव चार्ज है। तो आप खुद सोचिए, अब एक नेगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए इस बेंजीन रिंग पर है बहुत ज्यादा, और उस नेगेटिव चीज पर एक नेगेटिव चीज कैसे आसानी से अटैक कर सकती है? नॉट पॉसिबल। तो रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए सेकंड रीजन आप यहाँ पे दे दें कि यहां पर क्या होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सफर करता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सफर करता है क्या? रिपल्शन। ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सफर करता है क्या? रिपल्शन। बाय किसके द्वारा? बाय नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग ड्यू टू किसकी वजह से? प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑन क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरीन सॉरी। तो हेलोएरीन गए यानी क्लोरोबेंजीन पे प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिव चार्ज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रेपल करेगा। तो रिपल्शन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर रिएक्टिविटी कम हो गई। तो पहला रिएक्टिविटी कम होने का कारण है फिनाइल कटायन की अनस्टेबिलिटी। दूसरा है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को मिलेगी रिपल्शन। तीसरा अगर आप देखें तो एक रीजन यहां पर और भी दिया जा सकता है। देखिए अब यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से हेलोजन को रिप्लेस करवाना है मेरे को न्यूक्लियोफाइल से, लेकिन अभी आपने पीछे देखा था जब मैंने क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाया था, जो मैंने डायप्रोमेंट वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था, तो आपने देखा था कि जब ये रेजोनेंस बनाएगा तो यहां पर रेजोनेंस बनने की वजह से क्या बन गया था? Cl यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था और ये क्लोरीन पे पॉजिटिव आया था, और यहां पर आ गया था डबल बॉन्ड करेक्टर, याद करिए। तो इस डबल बॉन्ड करेक्टर के आने की वजह से क्या होगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल होगा। भाई डबल बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है कि सिंगल बॉन्ड? तो ये जो हेलोजन है, ये जो क्लोरीन है, ये अपना जगह छोड़ेगा ही नहीं, और जब ये छोड़ेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे कैसे भाई साहब? तो इसलिए डबल बॉन्ड करेक्टर भी होता है। तो दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हैं कि डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ऑफ CCl बॉन्ड, या CX लिख दो यहां पे, है ना, CX लिख दो, CX बॉन्ड इन हेलोएरीन। तो ये भी रीजन होता है कि डबल बॉन्ड करेक्टर जब आ जाएगा CX, या एग्जांपल के तौर पर आप CCl लिख दो, है ना, तो फिर उसकी वजह से डबल बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल हो गया भाई। तो 3 कारण दे दीजिए। पहला, फिनाइल कटायन बनेगा तो वो अनस्टेबल है। दूसरा, यहां पर क्या होगा, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन गया, जो कि इनकमिंग बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रेपल करेगा। और तीसरा रीजन दीजिए कि CX बॉन्ड जो CCl बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी काफी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन होते नहीं है, होते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ टेम्परेचर प्रेशर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। जैसे डॉस प्रोसेस अगर आपने देखा हो तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, तो वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है वहां पे क्लोरोबेंजीन, लेकिन उसके लिए फिर आपको टेम्परेचर प्रेशर काफी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप इन सभी चीजों को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें, जितने भी हमारे अराइल हैलाइड होते हैं यानी कि जो हेलोरीन्स होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके अल्काइल हैलाइड्स। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इन आंसर्स को लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ताकि आंसर बाद में आपको याद रहें। क्योंकि जब तक मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आंसर परफेक्ट नहीं होगा, टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। और जहां पर इस तरह के डायग्राम बनाने होंगे तो आपको बनाने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ये किस तरह से रेजोनेंस बना रहा है। तो क्लोरोबेंजीन के एक बार रेजोनेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसके रेजोनेंस से ही काफी सारे आंसर्स हम दे सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर देन क्लोरोबेंजीन।
अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अभी मैंने पीछे क्या बताया कि क्लोरोबेंजीन यानी हैलोरिन्स यानी अराइल हैलाइड्स ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन वो कह रहा है देखिए अगर मैं सिर्फ क्लोरोबेंजीन लेता हूं, ठीक है, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया और उसके सामने मैंने न्यूक्लियोफाइल रख दिया और एक जगह मैंने फिर क्लोरोबेंजीन ही लिया लेकिन वहां मैंने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ये काम आप ऑर्थो पे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑर्थो पे भी आ सकता है। यानी कि आप फिर से क्लोरोबेंजीन बनाओ और क्लोरोबेंजीन बनाकर ऑर्थो पे NO2 लगा दो, और मेटा पे भी कर सकते हैं लेकिन मेटा का भी रीजन मैं बताऊंगा अभी। पहले ऑर्थो पैरा देखो क्योंकि आपको याद होगा कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अगर इसके सामने न्यूक्लियोफाइल रख दोगे और इसके सामने न्यूक्लियोफाइल रख दोगे तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा रहा है कौन, NO2 जो और पैरा पोजीशन लगा, और ये भी सेम काम करता है NO2 वाला। यानी कि इसकी रिएक्टिविटी कम है और इन दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा है। वही तो कह रहा है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन अंडरगो न्यूक्लियोसिल रिएक्शन फास्टर। ये फास्ट दे रहा है तो कभी दे रहा है तो किसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो हमें इसी बात को समझाना है कि जो क्लोरोबेंजीन पहले लेस रिएक्टिव लेके बैठा हुआ था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये NO2 ग्रुप की वजह से आने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कैसे बढ़ जा रही है। और ये ध्यान रखना कि NO2 इसकी रिएक्टिविटी को तभी बढ़ा सकते हैं जब ये या फिर ऑर्थो पोजीशन पे हो या तो ये पैरा पोजीशन पर हो। मेटा पोजीशन पे लगाने का इसको कोई फायदा नहीं होता। तो उसका रीजन जो होता है वो आइए हम एनसीईआरटी में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आइए इसका आंसर जो होगा वो किस तरह से देना है आपने, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं आपको बता भी दूंगा। होता ये है कि जब आप इसके रेजोनेंस बनाएंगे ना, तो जब आप इसके रेजोनेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो आएगा एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा, ठीक है। तो जब आप इसके रेजोनेंस बना रहे होंगे तो नेगेटिव चार्ज देखो पैरा पोजीशन पर आएगा। अब मान लो कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पैरा पोजीशन पे आ जाता है, तो भाई ये जो NO2 ग्रुप होता है ये भी एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, और नेगेटिव चार्ज जो अपनी तरफ ये खींचेगा तो उसको रेजोनेंस में यूज कर लेगा, यानी कि इसको और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन तो रेजोनेंस बना ही रहा है, लेकिन जो जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आएगा या तो ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि यहीं पर आता है जो रेजोनेंस बनाएंगे, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो उसमें जो रेजोनेंस आप बनाएंगे तो ऑर्थो या पैरा पे नेगेटिव आएगा, और जब वो नेगेटिव चार्ज NO2 के पास पहुंचेगा, क्योंकि NO2 भी उसी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो जैसे ही उसके पास मिलेगा भाई ये भी अपने उस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। और उसकी वजह से इसको और ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये NO2 ग्रुप कर क्या रहा है, कैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, ड्यू टू क्या रीजन देंगे, देखिए ड्यू टू स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को क्या करेगा, बेंजीन रिंग को क्या करेगा, और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और वो जो क्लोरोबेंजीन है उसको और ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, और ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी तो और अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे भाई, सिंपल सा रीजन है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज कैसे नजर आती है। देखिए अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो वो ये देखिए, आप ये देखिए, अब जैसे कि मैंने एक क्लोरोबेंजीन लिया, अब एक क्लोरोबेंजीन पर OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और जैसे ही अब इसके ऊपर ये अटैक करता है देखिए तो रेजोनेंस बनने चालू होते हैं। अब जैसे रेजोनेंस बनेगा देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, देखिए ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया आफ्टर द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल ऑन द क्लोरोबेंजीन। तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही अब देखो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, तो ये नाइट्रो ग्रुप भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से ये खुद भी उसको रेजोनेंस में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो ये इसको और अट्रैक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से NO2 ग्रुप जब वहां पे पहुंचता है तो वो उसको रेजोनेंस में यूज करता है और उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देता है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है ये। तो रिएक्शन पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, और यही चीज वो पैरा पे कर सकता है तो ये चीज वो ऑर्थो पे भी करता है। ये देखिए ऑर्थो पे भी वो उस नेगेटिव चार्ज को यूटिलाइज करके ये रेजोनेंस में यूज कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज मेटा पे करना चाहते हैं, देखिए मेटा पे अगर आप करेंगे तो फायदा नहीं होता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, नेगेटिव या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो मेटा ग्रुप पे NO2 लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मुझे क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो NO2 ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे ही लगाना होता है, अगर मैं उसको मेटा पे लगाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं,
तो NO2 के लगने का कोई फायदा उसको होगा नहीं, क्योंकि NO2 फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा वहां से। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही है। तो कैन यू थिंक व्हाई NO2 ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नॉट एट मेटा पोजीशन। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना आराम से, जो बात मैं बोल रहा हूं वही चीज वहां पे लिखी हुई, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जब क्लोरोबेंजीन शो करता है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता है। तो NO2 जब ऑर्थो पैरा पे लगता है तो ही उस इफेक्ट का आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, और उस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अल्काइल क्लोराइड को अगर एक्वस क्यूवेज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं, और नहीं पर अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, अल्कोहलिक के साथ, तो फिर एल्कीन बन जाता है। ये कैसे हो रहा है देखिए, आइए समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने जैसे सपोज करिए RX लिया और उसमें आप डाल देते हैं एक्वस KOH, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ROH और बाहर हो जाएगा यहां पर KX। यानी यहां पर जो रिएक्शन आप होता हुआ देख पा रहे हैं वो हो रहा है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये OH माइनस आ रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल और वो X को उसकी जगह से हटा रहा है। तो यहां पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इसी की जगह पर अगर हम RX में अगर हम एक्वस KOH ना लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है CH3CH2X, और यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH कर देता हूं तो फिर ये रिएक्शन चला जाता है बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। और वहां पर फिर यहां से आपने देखा होगा अल्फा से हमें उड़ाना पड़ता है हेलोजन और बीटा से उड़ाना पड़ता है हाइड्रोजन। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये एल्कीन फॉर्मेशन होती है। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, साथ में बनता है KX और वाटर, ये प्रोडक्ट हो जाता है। यानी कि अब ये चीज को हमें समझाना है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक्वस KOH लिया तो अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहलिक ले लिया तो एल्कीन बन रहा है। तो उसका रीजन ये होता है कि जब आप एक्वस KOH के साथ जाते हैं तो एक्वस KOH में KOH बढ़िया ढंग से डिसोसिएट हो पाता है और K प्लस और OH माइनस बनाता है। और ये OH माइनस बहुत अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो आप याद रखें ये काफी अच्छा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी अच्छी होती है और जिसकी वजह से ये X को आसानी से रिप्लेस करता है और बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है। तो पहले आपने ये लिख देना है कि OH माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज वेरी हाई एंड इट रिप्लेस द X फ्रॉम द हैलोअल्केन एंड वी गेट द अल्कोहल। लेकिन जब हम अल्कोहलिक के साथ जाते हैं, देखिए अल्कोहलिक में अब क्या होगा कि अल्कोहल भी आएगा, तो अब वहां पर भाई ये KOH तो हमें बढ़िया से OH माइनस तो देगा, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल है तो मान लीजिए इसमें ROH भी आएगा। तो ROH क्या डिसोसिएट होके बनाएगा, RO माइनस और H प्लस, इसको कहते हैं एलॉक्साइड आयन। तो ये भी नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है ना भाई, तो इसके पास भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एग्जिस्ट करने की एबिलिटी है। लेकिन होता यह है कि जब OH माइनस एक्वस मीडियम में रहता है ना तो उसका बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। बेसिक कैरेक्टर क्या बोला मैंने, कम होता है। ये अच्छा बेस नहीं है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो RO माइनस है ये काफी ज्यादा बेटर बेस होता है, बोलिए किससे, देन OH माइनस। तो आपने ये लिखना है कि RO माइनस जो होता है ये काफी अच्छा क्या है, बेस है, एज कंपेयर टू कौन, OH माइनस। और बेस का नेचर कैसा होता है बताओ, बेस कैसे होते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि ये आसानी से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस फ्रॉम कहां से, फ्रॉम RX। हैलोअल्केन से ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अंदर ये एबिलिटी बिकॉज ऑफ इट्स गुड बेसिक नेचर, इसकी बेसिसिटी काफी अच्छी है। तो याद रखिए RO माइनस इज मोर बेसिक देन OH माइनस। OH माइनस सॉल्वेशन इफेक्ट होने की वजह से उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो OH माइनस जब अल्कोहलिक के साथ जाता है, जब ये अकेला था तो ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल था, तो अब इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया और बढ़िया से अल्कोहल बना दिया। लेकिन जब यही एक्वस KOH के साथ ना आकर अल्कोहलिक में चला जाता है तो ये OH माइनस जो है ये क्या है, ये लेस बेसिक है। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके ऊपर हावी नहीं आ रही। अब यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर की बात हो गई क्योंकि एक और अच्छा बेस आ गया उसके आगे। तो जब OH माइनस भी खड़ा है, RO माइनस भी खड़ा है, तो RO माइनस इज वेरी गुड बेस एज कंपेयर टू OH माइनस। तो OH माइनस कोशिश कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का, बट वो कर नहीं पाया क्योंकि RO माइनस का बेसिक कैरेक्टर अच्छा होने की वजह से उसने H प्लस निकाल दिया, किसमें से, RX में से। तभी यहाँ पे बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से ही एलिमिनेशन मेथड हो जाता है।
तो इसलिए रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल गया। एक्वस केवच करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और अल्कोहलिक केवच करोगे तो बीटा एलिमिनेशन। ये लिखना जरूरी है वहां पे कि एक अल्कोहलिक केवच वाला जो रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन हो गया ड्यू टू द हायर बेसिसिटी ऑफ एलॉक्साइड आयन, और इसी वजह से जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था वो ना होकर एलिमिनेशन में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोएल्केन्स जब केसीएन से रिएक्ट करते हैं तो साइनाइड बनाते हैं, और वही एजीसीएन से रिएक्ट करते हैं तो आइसोसाइनाइड बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और यहां पर हम बात करेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल की, जिसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आपने सुना होगा इस चैप्टर में ये वर्ड। तो होता यह है कि जब आप केसीएन के साथ जाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, याद है आपको? आर एक्स लेते थे और केसीएन डालते थे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो ये बनाएगा आरसीएन, साइनाइड बन जाता था और के एक्स बाहर हो जाता था। लेकिन जब यही रिएक्शन आप एजीसीएन के साथ करते थे, है ना, सेम रिएक्शन एजीसीएन के साथ, तो फिर साइनाइड ना बनकर आइसोसाइनाइड बन जाता था, एनसी बन जाता था। तो यहां बन रहे हैं साइनाइड और यहां बन रहे हैं आइसोसाइनाइड। इसी का रीजन वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो भाई इसका रीजन देखो, मैं बताता हूं क्या होता है कि भाई ये जो केसीएन होता है ये केसीएन जो होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है। पहली बात आपने ये लिखनी है, यहाँ पे आंसर जो होता है वो आयनिक और कोवलेंट नेचर पे जाता है। तो केसीएन एक आयनिक कंपाउंड होने की वजह से यहां पर आता है K+, और ये होता है बढ़िया से C-। तो C पे माइनस होता है और CN पे जो माइनस चार्ज होता है वो कार्बन पे होता है जब हम बात करते हैं KCN की। और जब इसके सामने हम RX को रख देते हैं तो अटैक कौन करता है इसके ऊपर? ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां खींचता है, तो कार्बन R पे अटैक करती है और जिसकी वजह से RCN बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। लेकिन जब यही रिएक्शन आप AgCN के साथ करते हैं तो क्या दिक्कत आ जाती है? क्योंकि AgCN में ये इसका नेचर आयनिक नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। यानी यहां पर जो तुम्हारा केस ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा? कार्बन और पोटेशियम वाला जो बॉन्ड है, ये कैसा नेचर का है? आयनिक नेचर का है। K+ बढ़िया बन रहा है और C पे नेगेटिव चार्ज बढ़िया आ रहा है। लेकिन AgCN के केस में ऐसा नहीं होता। AgCN में कार्बन और सिल्वर के बीच का जो बॉन्ड होता है ये कोवलेंट होता है। तो यहां पर जो बॉन्ड है ये कैसा है बताओ? ये आयनिक है। तो आयनिक वजह से आसानी से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, रिएक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है ये कैसा है बताओ? ये कोवलेंट है। अब कोवलेंट बॉन्ड होने से क्या दिक्कत होती है? तो नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड में लगा दिए, 2 इसके लोन पेयर होते हैं। तो इस केस में जब RX में X इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कार्बन R पे जो अटैक करता है मेरे भाई, RX के R पर, वो नाइट्रोजन करता है, कार्बन नहीं कर पाता, क्योंकि कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पा रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर। और उसी वजह से फिर ये जब इस पे अटैक करता है तो ये N साइड से अटैक कर रहा है। तो देखिए CN में एबिलिटी है कि वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, और इसी वजह से ये कैसा बन जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। जो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 अटैकिंग साइड्स होती हैं, जैसे कि CN नेगेटिव के साथ हो रहा है कि भैया ये कार्बन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आप ये भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये है, ये यहाँ पर क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं आप। अब क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगा? तो अब ये जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, लेकिन अटैक नाइट्रोजन वाली साइड से हो जाता है तो इसलिए ये बन जाता, सॉरी नाइट्रोजन वाली साइड से हो जाता है तो ये बनता है RNC और AgX यहाँ पे बाहर हो जाता है। तो नेचर का रीजन है भाई, यहाँ पर एक कंपाउंड आयनिक नेचर का है और एक कंपाउंड कोवलेंट नेचर का है। एक जगह पे जो बॉन्ड है कार्बन और पोटेशियम के बीच में आयनिक है, यहाँ पर सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड कोवलेंट है, तो उसी वजह से ये प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं यहाँ पर। और सेम यही क्वेश्चन जो आता है आपका इस पे भी आता है, अगर आपने देखा हो AgNO2 और KNO2, इस पे भी आता है। तो AgNO2 में भी वो सेम रीजन होता है। यहाँ पर आपका ये अटैक जो होता है अलग जगह से होता है, यहाँ पर आपका जो अटैक होता है, यहाँ पर आपका नाइट्राइट बनता है, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर जो NO2- बनता है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है फिर। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता था याद है, AgNO2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो तो RNO2 बनता है, और KNO2 के केस में R एंड डबल बॉन्ड O बनता है, नाइट्राइट बनता है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों 4 रिएक्शन हो गए टोटल। अब ये AgCN KCN और AgNO2 KNO2, बट रीजन सेम जाता है। यहाँ पर आपका सिल्वर वाला जो कंपाउंड होगा वो हमेशा कोवलेंट होगा, और पोटेशियम वाला जो कंपाउंड होगा वो आयनिक होगा, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल साथ में और जोड़ दीजिए।
चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अलाइलिक क्लोराइड इज रीडली हाइड्रोलाइज्ड देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। अलाइलिक क्लोराइड देखिए कैसा दिखता है। अगर हम अलाइलिक क्लोराइड को लेकर आए आपके लिए, तो अलाइलिक क्लोराइड ये होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और यहां पर क्लोरीन लगेगा, यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन लगा होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और एन प्रोपाइल क्लोराइड 3 कार्बन का बना देंगे स्ट्रेट चेन सिंगल बॉन्ड के साथ, ये एन प्रोपाइल होता है। तो वो कह रहा है कि इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये फास्ट हाइड्रोलिसिस करेगा एज कंपेयर टू रीडली हाइड्रोलाइज, मतलब ये फास्ट है। ये मतलब आप सिंपल भाषा में समझें तो ये मोर रिएक्टिव है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये लेस रिएक्टिव है। ये रीजन आपको देना है। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो OH माइनस होगा, तो OH माइनस को यहां पे अटैक करना है। अब ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप सोचेंगे, SN1 मैकेनिज्म जिसके अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकैटायन बना लीजिए दोनों का पहले। अब देखिए यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका कार्बोकैटायन देखिए ये बनेगा CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहां सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो कार्बोकैटायन जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसका कार्बोकैटायन ये बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो कार्बोकैटायन है, अलाइलिक कार्बोकैटायन कह सकते हैं इसको आप, तो आपने बस इतना ही लिखना है कि अलाइलिक कार्बोकैटायन जो होता है इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस फॉर्म हो जाएगा और यहां पे सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से नो रेजोनेंस, यहां कोई रेजोनेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और ऊपर से वैसे ही स्टेबलाइजेशन इसके पास आती है, लेकिन ये भी स्टेबलाइज होता है, बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन आती है, और हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो इफेक्ट होता है आपका वो होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ शिफ्ट कर देगा तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाता है। देखिए इसका रेजोनेंस फिर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH यहाँ पॉजिटिव और ये सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट ये बना पाता है। तो आपने रीजन ये देना है कि इसकी मोर रिएक्टिविटी का कारण क्या है, कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये नहीं इसका कार्बोटाइन जो अलाइलिक कार्बोटाइन बन रहा है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोटाइन बनता है। तो अब इतना लिखे, मैं बोल रहा हूँ कि अलाइलिक क्लोराइड कार्बोटाइन फॉर्म इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बोटाइन व्हिच इज मोर स्टेबल देन एन प्रोपाइल जो बन रहा है कार्बोटाइन, उससे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने से अच्छा कार्बोटाइन बनेगा, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी जितना अच्छी होगी रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर भी याद होगा रिएक्टिविटी का आपको, तो उसमें भी याद रखें अलाइलिक की रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा होती है। ये कौन सा कार्बोटाइन बन रहा है यहाँ पर, ये 1 डिग्री बन रहा है, तो अलाइलिक कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायंस, एंड 2 डिग्री 3 डिग्री से भी होते हैं। और सबसे अच्छा कार्बोटाइन बनाता है बेंजाइलिक क्लोराइड। इसमें अगर बेंजाइलिक आ जाए ना, ये वाला आ जाए, तो ये सबसे आगे भाग जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद जो सॉरी ये नहीं, मैंने गलत बना दिया, बेंजाइलिक कार्बोटाइन नहीं, ये तो क्लोरोबेंजीन था। बेंजाइलिक कार्बोटाइन ये होता है CH2Cl, ये तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज नॉट बेंजाइलिक कार्बोटाइन, ये बेंजाइलिक कार्बोटाइन। तो बेंजाइलिक कार्बोटाइन जब यहाँ बनेगा तो इसमें 3 स्ट्रक्चर रेजोनेंस बनेंगे, बिकॉज उसके पास 3 पाई बॉन्ड है। तो याद रखना कि जो बेंजाइलिक होते हैं वो और ज्यादा स्टेबलाइजेशन करवाते हैं SN1 मैकेनिज्म में। तो देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमारा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। अब ये मेल्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, देखिए मेल्टिंग पॉइंट जुड़ा क्वेश्चन जब भी आए, बॉलिंग में जुड़ा क्वेश्चन कभी भी आए, तो आपने बात करनी होती है वहां पर बॉन्डिंग की, कि कहां पर किस प्रकार की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, या वो ज्यादा अच्छे स्ट्रांगली बॉन्डेड प्रेजेंट है यहाँ पे, देखिए ऐसे बात करनी होती है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, कि देखिए बहुत सिंपल आंसर है इसका, कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मतलब ये होगा, आपने क्लोरोबेंजीन तो देखा ही होगा, बस पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए, ठीक है, एक और क्लोरीन। और अगर आप इसको ऑर्थो और मेटा वाला बनाना चाहते हैं तो ऑर्थो पे ऐसे लगा दीजिए, और इसको अगर आप मेटा वाला बनाना चाहते हैं तो ये बना दीजिए। तो वो कह रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से, ये क्वेश्चन है। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो गया, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। तो उसका रीजन होता है कि ये ज्यादा सिमेट्रिक इन शेप होता है। तो रीजन आपने देना है कि ये क्या होता है, मोर सिमेट्रिक इन शेप, ये रीजन देना है। इट इज मोर सिमेट्रिक इन क्या, शेप एंड
closely and closely packed in its crystal lattice, और अपने क्रिस्टल लैटिस में ये क्लोजली पैक्ड हो जाता है और जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है ना। सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये रीजन लिखकर आना है यहाँ पे कि अपने क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड हो जाता है। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट के भी क्वेश्चन आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन फिर आप बॉन्डिंग पे देते हैं, जिसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है कि वंडर वॉल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके हिसाब से चलते हैं। बट मेल्टिंग पॉइंट में आप बॉन्डिंग में भी जाते हैं कभी कभी, और हम कभी कभी सिमेट्रिसिटी पे भी जाते हैं कि वो अपने क्रिस्टल लैटिस में कितना, क्योंकि जब देखो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी मॉलिक्यूल्स में, और क्या होगा, बात तो वहीं पे घूम फिर के आएगी, ठीक है। चलिए बच्चे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क बॉटल्स। क्लोरोफॉर्म एक हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड को हमेशा डार्क बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। और अगर आप इसको डार्क बॉटल्स में स्टोर नहीं करेंगे, मतलब कि सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में रख देंगे, उसका मतलब डार्क बॉटल मतलब सनलाइट से दूर रखना है इसको, तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर वहां पर एक रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये गैस बनाता है, जिसका नाम है COCl3 प्लस में HCl। और ये जो गैस बनती है इसका फॉर्मूला COCl3 होता है, इसका नाम होता है फॉजीन गैस। और ये फॉजीन गैस जो होती है, ये पॉइजनस गैस होती है। तो इस पॉइजनस गैस के बनने की वजह से हमारे को क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बॉटल में स्टोर करना होता है, ताकि रिएक्शंस ना हो पाए, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही क्लोरोफॉर्म आएगी उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ये फटाफट एक COCl3 प्लस HCl फॉजीन गैस क्रिएट कर लेता है। तो फॉजीन गैस ना बन जाए, इसलिए हम इसको डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन लिख देना और समझा देना बस। तो आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है हमारा अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि ऑल्थो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन ESR। ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। कह रहा है कि अगर हम क्लोरीन की बात करें, देखिए आप ESR रिएक्शन तो ऑब्वियस बात है हैलोजेंस दिखाते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन की बात करनी होगी। तो होता यह है कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन बनाऊं, ये देखिए अब ये मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया। अब क्लोरीन का नेचर कैसा है, विथड्रॉइंग नेचर है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, दो बातें याद रखना कभी भी, ये बात मैं यहां लिख देता हूं कि अगर आप कभी भी बेंजीन रिंग पर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दें जो विथड्रॉइंग होते हैं, जनरली वो ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं अगर ESR रिएक्शन हो रहा हो, याद रखें। और अगर हम बेंजीन रिंग पर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दें जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ESR के लिए, क्योंकि ये शो करते हैं -R और ये शो करते हैं +R। यानी कि हमें ये पढ़ाया गया है कि जो डोनेटिंग ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे लगेगा अगर कभी भी, तो वो +R इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में चले जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, तो वो तो डोनेटिंग के साथ होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि क्लोरीन विथड्रॉइंग नेचर रखने के बावजूद भी कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। तो इसी बात को मुझे समझाना है कि भाई ये विथड्रॉइंग नेचर रखने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा क्यों है, इसको तो मेटा होना चाहिए था रूल के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। देखिए सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड पर यहाँ पर एक इफेक्ट शो करता है, सिग्मा बॉन्ड पे जो इफेक्ट होता है वो होता है -I इफेक्ट। तो याद रखिए बेंजीन रिंग पर पहला इफेक्ट जो यहाँ पे दिखा रहा है वो -I दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लोरीन का कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, EW नेचर है। EW मतलब विथड्रॉइंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -I इफेक्ट करने से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो -I इफेक्ट होने की वजह से ये क्या कर देता है, डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। तो पहला इफेक्ट तो यहां पर ये कर रहा है कि डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग ड्यू टू इट्स -I इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स विथड्रॉइंग नेचर। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर ये काम और बहुत करता है कि ये यहां पर अब इस क्लोरीन के पाई इलेक्ट्रॉन को भी यूज करता है, मतलब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बेंजीन के अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के लोन पेयर के बीच में जो इफेक्ट होता है यहाँ पर, बिकॉज पाई बॉन्डिंग में जो इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस में आ जाता है, तो ये रेजोनेंस भी शो करता है, और इस इफेक्ट को यहाँ पे कहते हैं +R। और ये +R इफेक्ट कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कराना है तो वो बेंजीन रिंग पर तभी अटैक करेगा जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स हो।
ठीक है, तो ये चीज होती है। अब देखिए, एक ये कर रहा है प्लस आर, जो कि बेंजीन रिंग को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने पे लगा हुआ है, और दूसरा ये कर रहा है यहां पर डीएक्टिवेशन, जो कि माइनस आई हो। बट आपने याद रखना है कि क्लोरीन का, यानी कि जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस का जो इंडक्टिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेट होता है उनके प्लस आर पर। अब इनका इंडक्टिंग इफेक्ट डोमिनेट है, जनरली ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हैलोजेंस में होता है, बाकी ग्रुप में रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट होता है। तो हैलोजन एजम्पशन है, तो ये एजम्पशन हो गया आपके लिए एक, कि हैलोजन के केस में आपको याद रखना है कि इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट है। तो ओवरऑल तो यहाँ पर फिर क्या हो रही है, डीस्टेबलाइजेशन हो रही है, मतलब कि ओवरऑल ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो मतलब बेंजीन रिंग से ये लेस रिएक्टिव हो गया एक तरीके से। अगर आप बेंजीन को क्लोरोबेंजीन के साथ कंपेयर करें रिएक्टिविटी में, तो क्लोरोबेंजीन की एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये भी था कि भाई ऑर्थो पैरा के साथ क्या लॉजिक है, कि ऑर्थो पैरा पे ये क्यों काम कर रहा है। तो उसको समझाने का रीजन देखिए अब क्या रहेगा। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि ओवरऑल तो डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। अब ऑर्थो पैरा वाले कॉन्सेप्ट को हम कैसे लेकर आएंगे पिक्चर में, तो आप देखिए, मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाऊंगा। पहले डायग्राम में हम क्या करते हैं कि अब ऑर्थो पोजीशन पर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा क्लोरीन है, और अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा लेता हूं यहां पर, तो यहां पर आएगा देखिए पॉजिटिव चार्ज, और इधर मेरा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, और साथ में एक हाइड्रोजन निकला होगा बाहर। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही है, ये पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पाई बॉन्ड होगी, ये पूरा सिग्मा बॉन्ड है आपका। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये पूरा सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या होगा कि जब यहां पर क्लोरीन पर ऑर्थो पोजीशन पर, इसको मैं पैरा पे भी बना सकता हूं, बट मैं ऑर्थो बना रहा हूं, और ऑर्थो पोजीशन पर जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो इस वाले कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये अपना प्लस आर इफेक्ट दिखाकर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही अपना प्लस आर इफेक्ट कराएगा, देखिए इंडक्टिंग इफेक्ट तो यहाँ पर हो ही रहा है, तो माइनस आई तो हो ही रहा है, जिसकी वजह से डीस्टेबलेशन होगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। लेकिन क्योंकि प्लस आर इफेक्ट की वजह से अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो यहां पर जब प्लस आर भी होगा, तो वो प्लस आर इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने लगेगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। देखिए, ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। जब ईएसआर के मैकेनिज्म आप देखेंगे वहां पे समझ में आएगा। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पे अटैक किया, तो इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को ये इसका प्लस आर इफेक्ट क्या करने लगेगा, उसको रिड्यूस करने लगेगा, थोड़ा बहुत ही एक्टिवेट करेगा। तो डीएक्टिवेशन तो हो ही रहा है, मतलब लॉस तो हो ही रहा था, लेकिन प्लस आर के होने की वजह से कुछ तो एक्टिवेशन हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगा रहा हूं, ऑर्थो पे। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रोफाइल को अगर मेटा पोजीशन पे लगा दूं, तो देखिए अब क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने इसको मेटा पोजीशन पे लगा दिया यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहां आएगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, तो अब जब मैं इसके रेजोनेंस बनाऊंगा, तो अगला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां जाएगा। देखिए, जब ये इधर शिफ्ट होगा, तो अगली बार जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। मतलब उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो माइनस आई तो यहाँ पे हो ही रहा था। अब यहां पर जब क्लोरीन अपना प्लस आर अगर कर भी देता है, तो उस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं ना, क्योंकि पिछली बार तो उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है। तो उसको उसके प्लस आर का फायदा हुआ, तो प्लस आर की वजह से वो उसको स्टेबलाइज कर पाया। लेकिन जब इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी देता है, जब आपने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया है, तो इसके प्लस आर का कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ माइनस आर हो रहा है, लेकिन प्लस आर का क्या हो रहा है, नो बेनिफिट। प्लस आर का कोई भी बेनिफिट नहीं होता आपके क्लोरोबेंजीन को, अगर वो मेटा पोजीशन पे ई को लगवाता है, इलेक्ट्रोफाइल को लगवाता है। तो इसी वजह से ये चाहता है कि भैया इलेक्ट्रोफाइल जब भी आए, तो या तो वो ऑर्थो पे लगे या तो वो पैरा पे लगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, तो ठीक उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस पर हैलोजन लगा होगा, जिस पर क्लोरीन लगी होगी, और उसी क्लोरीन के प्लस आर इफेक्ट का फिर उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। देखिए, माइनस आई का नुकसान तो है ही, वो नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पा रहा, लेकिन प्लस आर की वजह से कुछ ना कुछ भरपाई हो पाती है अगर आप उसको इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे लगाते हैं। मेटा पोजीशन पर अगर आप उस इलेक्ट्रोफाइल को लगवा देंगे, तो फिर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। तो फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर दे भी देता है, तो वो बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो प्लस आर का कोई बेनिफिट मेटा पोजीशन पे नहीं हो पाता है। इसीलिए क्लोरोबेंजीन कहता है कि भैया इलेक्ट्रोफाइल को लाओ, लेकिन ऑर्थो पैरा पे लगाओ।
ठीक है ना। तो माइनस आई के नुकसान को प्लस आर की मदद से भरपाई करनी होती है। देखिए प्लस आर का फायदा क्लोरोबेंजीन को तभी मिल पाता है जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे लगता है, मेटा पे लगने पर उसको उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ऐसे आपको इसको समझाना। अगर आप इसका परफेक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी दे रखा है कि वही चीज वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये देखिए अब ये इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जो मैंने बताया था, जो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों दिखा रखे हैं। देखिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफिल अटैक कर रहा है तब भी उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है, और जब पैरा पे अटैक कर रहा है तभी उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जब उस पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो माइनस आई इफेक्ट से डिस्टेबलाइजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे लाऊंगा तो फिर उसका जो क्लोरीन का जो उसका प्लस आर है वो उसको स्टेबलाइजेशन देगा। तो स्टेबलाइजेशन से भी इन दोनों केस में मिलेगी, लिखा ना, रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो ये चीज तभी हो पाती है जब ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से उसको पहले डक्टिंग इफेक्ट के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे फिर वो इस चीज को समझा रहे हैं कि रेजोनेंस प्लस आर का फायदा उसको तभी है जब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के और साथ में ये डायग्राम जो मैंने भी बनाए थे वो भी आप बना सकते हैं। तो देखा बच्चे, तो आज की क्लास में हमने हैलो एल्केन हैलोरीन के बेस्ट रीजनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर ये क्वेश्चंस आप करके जाते हैं तो आपको जरूर इसका बेनिफिट एग्जाम्स में मिलेगा। ठीक है, आगे हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें बाकी चैप्टर ऑर्गेनिक के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और काम की वीडियो हम लेकर आते हैं। ठीक है बच्चे, तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।